अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत खुशामदीद, वेरी वेलकम जनाब। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारा जो ब्रंच टाइम है वो बहुत स्पेशल है। बड़ी मज़े की, बड़ी अच्छी, बड़ी मोटिवेशनल और बड़ी काम की बातें हम आपके लिए लेके आते हैं हर हफ्ते, और उसके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी हम आपके लिए लेके आते हैं ब्रंच टाइम में, ताकि उस दिन की कम से कम जो लंच टाइम या ब्रंच टाइम है वो आपका सॉर्टेड हो जाए। और मैं तो घर जाके ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। जनाब, अक्सर देखने में आया है कि लोग बड़े ही कॉपी कैट होते हैं। मेरे भी इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, आपके भी इर्द गिर्द होंगे, और समटाइम्स हम खुद भी बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे होते हैं इधर उधर लोगों की। अब कॉपियाँ जब हम करते हैं तो वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी होती है। छोटी मोटी कॉपी करना तो इट्स ओके, लेकिन जब आप हर चीज़, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला दूसरों को देखकर करते हैं तो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि छोटी चीज़ों में हम ये देखें कि अच्छा उसने क्या लिबास पहना है, आजकल फ़ैशन क्या चल रहा है, आजकल रेसिपी क्या चल रही है, खाने में क्या बनाएं, जिम जाना है तो कौन सा जिम जॉइन करना है, से लेकर बड़े फ़ैसले, गाड़ी कौन सी ख़रीदनी है, जिस तरह घर है तो घर किस लोकेलिटी में ख़रीदें, किस तरह के ख़रीदें, जॉब है तो कौन सी जॉब्स, करियर कौन से करियर्स हैं जो हमें चूज़ करने चाहिए। हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर जिस तरह कारोबार है दूसरों को देख के हम शुरू कर लेते हैं। तो सम टाइम इस सारे मामले में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि फिर वो जो लोगों के फ़ैसले होते हैं, वो लोगों से जो हम पूछ रहे होते हैं, जिनको कॉपी कर रहे होते हैं, जिनको देख रहे होते हैं, इस सारे में हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, हम अपनी ज़ात को खो देते हैं, और हम वो पर्सन नहीं होते जो हम बनना चाहते हैं। और होता क्या है कि फिर जब दूसरे आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने उनकी फ़ॉलो की होती हैं, आप उनसे सीख रहे होते हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, तो फिर वो आपको मशवरे देने शुरू कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये पॉइंट ऐसा होता है जिसमें हमें अच्छा नहीं लग रहा होता कि दूसरे क्यों हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं, दूसरे क्यों हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, हमारे बच्चों में आ रहे हैं, हमारे जो है ना घर के अंदर ही घुस गए हैं और हमारी ज़िंदगी को मैनूवर कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम, ठीक है, जो ट्रेंड्स हैं, जो चीज़ें ट्रेंडिंग हैं वो देखें, दूसरों को फॉलो करें, दूसरों से सीखें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो लें, लेकिन हर चीज़ को कॉपी करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे साथ आज ज़ैन भी हैं, और ज़ैन से मैं पूछूंगी कि ज़ैन, आपने कितनी जो है ना कॉपियाँ की हैं लाइफ में। मैंने तो जो है ना ज़रूर दूसरों को देख के ट्रेंड्स फॉलो किए हैं कि जो है ना आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कपड़े कौन से पहने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं मैं जाती, लेकिन ट्रेंड्स में ज़रूर फॉलो अच्छा, करती आपने हूँ। आज बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया प्रोग्राम का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप कॉपी करना, आप किसी को रोल मॉडल समझते हैं तो आप फिर कॉपी करते हैं। जैसे ही आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं, आप समझते हैं कि आप इससे इंस्पायर होते हैं, तो वो रोल मॉडल किसको आप समझते हैं, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब आप एक अच्छा रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों के एक एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते सही। हैं। मोस्टली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वर्ल्ड ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं कि यू टेल मी योर फ्रेंड्स, आई टेल योर फ्यूचर। कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, जिन लोगों में आपका उठना बैठना है, वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। तो कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी करते करते अपनी आइडेंटिटी को खो देना वो गलत है। जी। हम एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि हमारे रोल मॉडल जो हैं वो आजकल के जो एक्टर्स हैं, जो फिक्शंस हैं, वो बन गए। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे, अक्सर हम उनके साथ प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, डॉक्टर आसिम को। वो कहते हैं कि मेरा वो एक हसरत है कि जब हमारे बच्चे आइमा कराम को, सहाबा को, नबी करीम सल्लम को, उनको आइडियलाइज़ करें, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं से सीखें। जैसे हम उनको आइडियलाइज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है श्योर। बाबा फरीद का कि उठ फरीदा सुतिया, तू मेला वेखन जा, जे कोई वेखे बख्शिया तो तू ही बख्शिया जा। तो वाह। जब आप कोई भी, जब लोगों से मिलते हैं, जब आप जी। अच्छे लोगों में बैठते हैं, फिर अच्छी जो भी कम्युनिटी में बैठते हैं, तो उसका एक असर आपके पास ज़रूर आता है। आज सही। हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से। बच्चों की तरबियत एक बहुत अहम पहलू है ज़िंदगी का, जी। उसके अंदर क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, और इसके साथ साथ शादीशुदा ज़िंदगी, इज़्दिवाजी मामलात में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे
हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नाजिश अफ़ान साहिबा, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें इन्होंने अपनाई, किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी में रोशनी का सबब बनती हैं। इनके पास जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारी कुकिंग एक्सपर्ट शाजिया इमरान साहिबा। देखते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। खुश आमदीद शाजिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों को धोखा देने के लिए एक डिश बनाने लगी हूँ क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में, हमारे इर्द गिर्द मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो दाल सब्ज़ी खाना इतना पसंद नहीं करते, तो उसको कुछ इस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाए कि बच्चों को लगे कि हाँ ये कोई बहुत मज़े की चीज़ है। तो आज मैं टाकोस बनाऊँगी, बट ट्विस्ट ये है कि टाकोस जो हैं इसमें मीट नहीं है, इसमें किडनी बीन्स हैं और पनीर है। इसको मैश करके इसकी पैटी बनाएंगे। उसके बाद इसके साथ एक जो है, मैं इसकी फिलिंग के लिए अगेन मैंने क्रीम चीज़ या सावर क्रीम या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करने की बजाय एक हेल्दी ऑप्शन ये है कि ये हंग कर्ड है, इसका पानी निकाल लिया। इसके अंदर जो है कॉर्न को थोड़ा सा साते करके ऐड करेंगे, थोड़ी सी धनिया वगैरह सीजनिंग करके और इसकी फिलिंग करेंगे, और ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस जो है वो डाल सकते हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली सिराचा जो है वो यूज़ करूँगी। तो ये बच्चों को भी पसंद आएगा। एक नए नाम के साथ, एक नए ट्विस्ट के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच शाजिया। नाम जो आपने कहा ना कि बच्चों को धोखा देना, ट्रिक करना, ये बड़ा मज़े की बात है कि बच्चों को करना पड़ता है ट्रिक। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो नाम है ना आपने वो बड़ा अच्छा दिया, और देखा जाए तो चीज़ें वही रोटी, वही टोटिया रैप, वही चीज़, आप उसमें कार्ब्स भी आ रहे हैं, आप उसमें वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्ती आप ऑलवेज़ रेसिपी लेके आती हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं गेस्ट, उनसे पूछते हैं कि जनाब उनका जो सफ़र है एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट से होते होते एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ कैसे बढ़ गया, और किस तरह से उन्होंने, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हमने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया आपको कि आप अपना प्रोफेशन तो उसको कंटिन्यू कर ही रही हैं, आप मेडिकल के प्रोफेशन में तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ज़िंदगी बेहतर करने के लिए तजवीज़ देना, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? अस्सलामुअलैकुम। एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, और बहुत ही खूबसूरत शो है आप लोगों का। आप लोग की बातें सुन के बड़ा मजा आता है। मैं फॉलो कर रही थी एंड लवली, और जो रेसिपी बन रही दैट इज अमेजिंग। दिस इज वेरी गुड फॉर मी एज वेल। अच्छा, जहाँ तक सफर की बात आती है, आई एम डॉक्टर नाजिश अफान, आई एम वाइफ ऑफ डॉक्टर अफान कैसर। वी बोथ आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इवन मेडिकल जर्नलिज्म, एवरीथिंग इज अप टू अस, और हम इस बारे में बहुत बोलते हैं, और इस वजह से हमें लोग बहुत फॉलो भी करते हैं कि ये डॉक्टर्स भी हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अच्छा, जहां तक बात आती है कि क्या हम इस तरफ कैसे आए, ऑब्वियसली बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है, जैसे कि बच्चों के जहन में डाल देते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि माँ बाप बड़ा पोलाइटली ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बिल्कुल। दो चीजें। अच्छा, अफान का भी दिल वैसे इंजीनियर बनने का था। अफान के पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हैं, उन्होंने अफान को कहा आप भी डॉक्टर ही बनो। अच्छा, एक तो फर्स्ट वी केम इनटू दिस प्रोफेशन, और अफान का शुरू से था, ही इज इनटू जर्नलिज्म। वो रेडियो में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कॉलम राइटिंग भी की। तो वो जो जर्नलिज्म के साथ और मीडिया के साथ जो कनेक्शन था वो शुरू से था। हाँ, जहाँ तक मेरी बात थी, आई वाज टू मच इनटू कंपेयरिंग कमेंट्रीज, स्पीच, डिबेट्स, रेडियो शोज, तो इन चीज़ों में, और स्टेज ड्रामास इन स्कूल एंड कॉलेजेस, वो मैं शुरू से थी। अच्छा, उसमें जब वी बोथ गॉट मैरिड तो हमारे पैशंस काफ़ी जैसे थे, और जब हम डॉक्टरी में आए तो हमने ये चीज़ फील की कि हमारी जो आवाम है उनको काफ़ी चीज़ें समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ट्रीटिंग एंड पे होते हैं। हमारे पास जब कोई केस बिगड़ के आ जाता है या बहुत आगे स्टेज चली जाती है, हमारे पास तब आता है। तो वो एक चीज थी ना कि जो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, कि हम लोगों को प्रिवेंशन, लोगों को केयर्स पहले से बताएं। अच्छा, बताना भी ऐसे है कि उनको वो लगे कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं और ये चीज की जा सकती है। एक होता है लेक्चर्स जो लोग देते हैं, हमने कहा नहीं, उनको बताओ ऐसे कि उनको फील हो कि यार वाकई हमारे इर्द गिर्द ये चीजें हमें करनी चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली द रोल ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। द इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ, एंड द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल।
नाजिश आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ मेडिसिन नहीं देते, बल्कि आई रिमेंबर जब मेरी अम्मी को हम डॉक्टर के पास लेकर जाया करते थे या अपनी दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाया करते थे, किसी भी बड़े बूढ़े को, तो वो जाकर ना सिर्फ उन्हें जो भी मेडिकल कंडीशन होती थी वो पूछते बताते थे, डॉक्टर्स के बिटवीन जो पेशेंट डॉक्टर के बिटवीन जो बातचीत होती थी हम छोटे साइड पे बैठे हुए सुन रहे होते थे। और जो है ना क्या होता था कि सिर्फ डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के नहीं देनी होती थी, वहाँ पे ये जो विजिट होता था ना जो हमारे बड़े बूढ़ों बिल्कुल, का, आधे से ज़्यादा वो इलाज भी तो उसी में आधे होता से था। ज़्यादा उसी में इलाज होता था, क्योंकि जो डॉक्टर ने 4-6 बातें एक्स्ट्रा की हैं और पूछी हैं और थोड़ा सा जाके अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे ये ट्रबल हुई, मुझे ये स्ट्रेस हुआ था, वहाँ से डॉक्टर को समझ आ जाती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी ट्रिगर होती हैं जो सिर्फ मेडिसिन से नहीं इलाज हो सकता, वो कोई स्ट्रेस से ट्रिगर हुई हैं कुछ ऐसे। तो बेसिकली डॉक्टर्स जो है ना वो मेंटोर भी होते हैं हमारे, ये तो डेफिनेटली बात अच्छा, तय लेकिन जब है। बात हो रही है स्ट्रेस वगैरह की, तो आजकल तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि छोटे यंग लोगों में स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां, और बहुत सारे यंग लोग देखते हैं कि उनको हार्ट अटैक का पता चलता है, और अमूमन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं। क्या वजह है कि इतने यंग लोगों में इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन और इवन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं? So this is a very pressing issue and a very good question. आप ये देखिए कि हम सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखें कि हमने अपना लाइफस्टाइल क्या बना लिया है। स्पेशली आफ्टर कोविड हमारे जो लाइफस्टाइल इज मोस्टली ऑनलाइन, चाहे शॉपिंग भी करनी हो ऑनलाइन करना है, जॉब भी ऑनलाइन है, घर बैठे हम चीजें प्रेफर करते करना। जो चीजें पहले हमारे जमानों में थी ना, हमारे वालिदैन और बुजुर्गों के जमाने में फिजिकल एक्टिविटी होना, चल के जाना, वो सब चीजें अब वैसे नहीं रही। तो जहां तक बात आती है कि हमारी अगर लाइफस्टाइल देखें, नो डाउट टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमने अपने आप को उसके साथ लेके चलना है, टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना है, एआई में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को भी लेके आना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये सब चीजें नहीं करनी, बच्चों से ले लो, नो, हम बैलेंस बिल्कुल रखना है, उस जी बिल्कुल हम ज़ाहिर है वो घुड़सवारी के ज़माने में भी नहीं जा सकती है ना, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। लेकिन जहां तक बात है कि इतनी सहूलियात के होते हुए आर प्रेफरेंस शुड बी आर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड आर ऑब्वियसली फैमिली। अगर मैं एक हेल्दी माँ हूँ, अगर मैं अपने आप के लिए दिन में टाइम निकाल रही हूँ एक्सरसाइज की, जिसके बाद मेरे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं और मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो मैं एक हैप्पी हेल्दी मदर होंगी अपने बच्चों के लिए, बनस्पत एक फ्रस्ट्रेटेड मदर जो जिसका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसे अपने आप से आवाज आ रही है, बच्चों से आवाज आ रही है। मेंटल हेल्थ का आजकल जो इशू चल रहा है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो आपने अभी कार्डियक अरेस्ट की बात की, हमारे इस एज में आकर, स्पेशली अब मैं बात करूंगी जो 30s में आकर स्पेशली कार्डियक अरेस्ट के इतने केसेस हैं, तो मैं तो भी करंटली पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट इज बिकमिंग मोर कॉमन। यहाँ पे बात आती है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, इतनी जवानी में हो गया, छोटे बच्चे थे, कुछ की तो शादियां भी नहीं हुई थी, क्या क्या प्लान थे, सब प्लान रह जाते हैं। आप ये देखिए कि हमने किस किस उम्र से हमने जो चीज चेंजेस आती है ना, कि शुरू से हम अपने बच्चों को अब हम देते हैं शुगरी फूड्स देते हैं, सॉल्टी फूड्स देते हैं। हमारी माओ ने ये चीज नहीं की, और आजकल के दादी नानियों को बहुत अजीब लगता है अगर हम समझाएं कि छोटे बच्चों को स्पेशली पहले 2 साल में नमक और चीनी नहीं देनी। हमारी दादियों नानियों के तो आंखें और कान खड़ी हो जाती है कि यार ये कैसी बातें करी है, सही। ये क्यों नहीं, हमने तो खाए, हमने तो ये भी लगा के खाए, पराठे भी खाए, आप खाएं। पहले जमाने में आप लोग की फिजिकल एक्टिविटी अलग थी। अब अगर इस एज में हम 30s में चीज सफर कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे आगे जाके तो 15-16 में सफर करेंगे। तो लाइफ चेंजिंग अ लॉट, और हमें अपने आप को उससे आपसे मॉडिफाई करना है। एब्सोल्युटली। आप फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात होती है जंक फूड्स की, दिस इज एक्चुअली गिविंग अ टोल। अब वही बात है, आपने भी शो में जैसे बात करी कुकिंग आइडियाज की बच्चों के लिए, बच्चों को जंक फूड के साथ पिज्जा बर्गर से निकालना भी मुश्किल है। तो जिस तरह की हेल्दी रेसिपीज आपके इधर शो में बन रही हैं, इस तरह की हेल्दी रेसिपीज घर में मदर्स ऑप्ट करें। ये जो हमारा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का कल्चर है पाकिस्तान में, हमारा फूड पांडा है, व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन। हर मदर 2 मिनट, अच्छा आज बोर हो गया, ये करते हैं। फिर वो जो मैदे वाले नूडल्स ऑर्डर कर देते हैं कि अच्छा मैदे वाले नूडल्स 2 मिनट में बनाओ, बस बच्चों को वो खाना दे दो। बिल्कुल। ये चीजें यकीन माने तमाम मसलों की जड़ हमारे किचन से शुरू होती है। अगर खवातीन एक हिम्मत करके किचन को सेट कर दे और उसके रूल्स बना ले कि ये खाना घर का खाना है, हेल्दी खाना है, ये सब्जियां, और पेरेंट्स बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, आप याद रखें।
अगर जी। माँ बाप जंक खाएंगे बच्चे खाएंगे, माँ बाप एक्सरसाइज करेंगे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, अगर माँ बाप पूरा दिन टीवी देखेंगे बच्चे भी पूरा दिन टीवी देखेंगे। सही। तो लाइफस्टाइल स्टार्ट्स एट योर ओन होम। आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। दिस इज द हाई टाइम कि हम मेक श्योर करें कि हम अपने दिन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज, अच्छा फिर खवातीन कहती हैं हम तो पूरा दिन घर का काम करते हैं हमारी तो एक्सरसाइज हो जाती है। नो, एब्सोल्युटली आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है कि आपका हार्ट रेट 100 से ज्यादा जाए, 130 तक जाए, आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए। दैट इज द ऑप्टिमल टाइम फिजिकल एक्टिविटी कि आप चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर रही हैं आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए, आप कोई एक्सरसाइज कर रही हैं आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए। हम जो घर के काम करते हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। जी। दिस इज द ऑप्टिमल कॉन्सेप्ट कि आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए और आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने पीस का टाइम निकालें, अपनी स्लीप को बहुत अच्छा करें। अच्छा जो नींद है ना वो बहुत फॉर ग्रांटेड कॉन्सेप्ट है हमारे। अच्छा नींद, माय फीमेल्स, इवन आजकल बच्चे भी लेट नाइट लगे हुए हैं, आजकल ऑनलाइन लोग जॉब इतनी करते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उनका लाइफस्टाइल सब इतना चेंज हुआ होता है कि हमारी इस वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। नींद इज अ वेरी फॉर ग्रांटेड थिंग राइट नाउ, जबकि आपकी अगर स्लीप अच्छी हो तो बहुत से मसले मसाइल अवॉइड कर सकते हैं। आपकी रिकवरी बॉडी की होती ही आपकी नींद के दौरान है। तो नींद को निग्लेक्ट करना, स्पेशली जो रात का जो टाइम है ना मेन, वो रात की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो बहुत से लोग ऑब्वियसली ये भी कहते हैं हमारी तो जॉब ही रात की है, हम गार्ड हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, हमारी ड्यूटी ही रात की शुरू होती है। दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन जिसका रूटीन रात की अच्छी नहीं है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसकी दिन की रूटीन अच्छी होगी। ये आपने बड़ी अच्छा, सही बात की है नाजिश कि नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। और यंग्स के लिए ये जो यंग कार्डियक अरेस्ट हैं यंग एज में, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपका किचन जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत सही बात की है कि अगर किचन आपके कंट्रोल जंक में है तो फूड, फास्ट आपकी फूड, लाइफ बिल्कुल। जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है और आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, अभी रिसेंटली का कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुनने में आया कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो बिल्कुल फिट थी, स्मार्ट थी, जिम जाती थी और उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, बेहतरीन खाती थी। तो उनके साथ ये रिसेंट जो आपने भी सुनी होंगी कि क्वाइट अ फ्यू डेथ्स हुई हैं। मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या इसमें जो ये लोग ओबियसली सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी एज को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी सारी मेडिकेशंस भी लेते हैं और प्रोसीजर्स भी करवाते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो क्या इन चीज़ों का भी अमल दखल होता है, क्या है कि वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ हमें ले जाता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन। अच्छा होता ये है कि हम जाते हैं, अब एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, और जो सेलिब्रिटीज है उनका ब्रेड एंड बटर ही उनकी ब्यूटी है, जी। उन्होंने तो उस पे लाखों करोड़ उस पर स्पेंड करना ही करना है। अच्छा जहां तक बात आती है हमारे रोल की, make sure you are getting treatment from an authentic certified practitioner और उसके रिव्यूज आपको पता हो। अच्छा अब जहां अगर कहीं मैं जाती हूँ, मैं कोई चीज, मुझे कोई डॉक्टर कहता है आपने ये दवाई आपको दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी दवाई है। लोग आते हैं, हमें डॉक्टर ने बताया ना सर नुस्खे में क्या लिखा है समझा दे, मेरे अपनी फैमिली वाले कहते हैं अच्छा जरा डॉक्टर नाजिर देख के तो बताएं ये नुस्खे में क्या लिखा है और कब कब दवाई लेनी है। मेरा पहला सवाल है होता है उनसे, क्या आपको खुद नहीं आपने पूछा डॉक्टर से, आपको खुद पता है आपको क्या क्या बीमारी है? आप अपने बारे में अवेयर होना चाहिए, आप क्या लगवा रही हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जी। जो हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसर हम यही कहते हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ। आंखें बंद करके किसी ने, यहाँ पे तो पाकिस्तान में स्पेशली बहुत कॉमन है कि वो कहते हैं यार इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, आंखें बंद दो। You should know what you're taking. You should know the pros and cons. You should see the labels. You should see the expiry date. This is what we consciously do. True. And make sure you're going to the proper practitioner, जो कि आपका consultant है, dermatologist है या कोई aesthetic physician है, उसकी proper degrees हैं। आपने किसी के पास नहीं जाना। जहाँ तक रोल आती है इन कुछ injections की, कुछ anti-aging treatments की, पहली चीज होती है कि extreme of everything is bad. ठीक है, आपने किसी भी चीज को एक्सट्रीम हद तक नहीं लेके जाना। आजकल ये चीजें जो न्यू ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, और यही बात है इनके एडवर्स इफेक्ट्स वक्त के साथ साथ अनफोल्ड अभी होने हैं। दिस इज ऑल द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन, और वक्त के साथ साथ हमारी इतनी चीजें हैं जिनके बाद हमें रिसर्च के बाद पता चल गया हम गलत कर रहे थे। द ट्रेंड हैज टू चेंज। यही चीजें हैं कि ये जो हमारी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं,
आप इनको जिनके पास आप जा रहे हैं करवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत लोग करवा रहे हैं, ना सिर्फ सेलिब्रिटीज, ये बहुत लोग करवा रहे हैं, बट यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप जो चीज ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, मेक श्योर करें कि आप इस पे होमवर्क करके जाएं। और जहां तक बात है एंटी एजिंग की, आई पर्सनली थिंक यू शुड ग्रेस एज फुली, ठीक है। आपको ग्रेसफुली एज करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। जरूरी नहीं कि आप अगर 60s में आ गए बट यू वांट टू लुक इन 20s, नो। मेरी देन अगेन वही सारी बात आती है, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी सो हेल्दी कि आप अपनी फूड के साथ केयर करें, अपने कोलेजन को मेक श्योर करें यू आर ईटिंग योर कोलेजन डेली। आप कोलेजन जिन जिन चीजों में पाए जाते हैं वो लें, मेक श्योर करें कि अच्छी जगह के सप्लीमेंट्स लें, और ये जो इंजेक्शन है, ओवर द काउंटर चीजें, इनको अवॉइड करना चाहिए। देन अगेन ऑब्वियसली लोग कराते हैं, लेकिन देन अगेन आप जहां जा रहे हैं मेक श्योर करें कि उसकी सोर्स आपको पता हो कि अच्छी कंपनी का ब्रांड है, अच्छी जगह है, आपको होमवर्क करके जाए। अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एनफ, अगर नहीं कर सकते तो मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छी जगह से करवाएं, क्योंकि ये वो फेज है जो रिसर्च अभी चल रही है, और आगे जाके कैसे अनफोल्ड होना है ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, एंड यू राइटली हाईलाइटेड कि जनरली अमूमन बेहतर ये है कि आप अपने फूड से, अपने हेल्दी डाइट से अपने आप को खाने को मेंटेन रखें। इसके अलावा आपने कहा कि पाकिस्तान में या अमूमन ख़वातीन समझती हैं कि अगर वो घर में काम कर रही हैं, मसरूफ़ हैं, तो उसकी वजह से वो एक्सरसाइज का जो उनका कोटा है वो पूरा हो गया। तो कितनी एक्सरसाइज अमूमन करनी चाहिए? उनके लिए आप क्या कहेंगी जो ख़वातीन सारा दिन बिजी रहती हैं, बच्चों की खिदमत करने में, घर को मेंटेन करने में, सफाई में, तमाम चीज़ों में 24 आवर्स ज़्यादा बिजी होती हैं, जो स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालें हर रोज़, किस तरह की एक्सरसाइज करने उनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी ख़वातीन हैं ख़ुसूसन, वो बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी की आदी नहीं होती। आप अमूमन जब वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं तो ख़वातीन जॉगिंग करती हैं, रनिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तमाम चीज़ें वो मर्दों के साथ करती हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन में ये रुझान कम होता है। किस तरह की एक्सरसाइज आप उनको रिकमेंड करती हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है। अच्छा, जो ख़वातीन हैं, सबसे पहले तो उनका तमाम ख़वातीन को सैल्यूट जो घरों में है और होम मेकर्स हैं, क्योंकि असल में जो आपकी जॉब है, जो आप बच्चों को परवान चढ़ा रही हैं, आपके जो शौहर घर से बाहर काम कर रहे हैं, आप उनके लिए एक अच्छा माहौल बना रही हैं, उनके लिए खाना बना रही हैं, आपको तो वो पैसे देते हैं, आप उस पैसे को मटेरियलाइज करके एक खूबसूरत घर, खुशबूदार घर, कपड़े साफ, सब चीजें सेट, खाना खूबसूरत लगा रही है, तो फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू ऑल, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो आपने प्लीज कभी ये नहीं सोचना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उसकी वजह से आपकी फैमिली इस वक्त मौजूद है। अच्छा, जहां तक बात है, याद रखें कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। तो आप ये मत समझे कि अगर दिन में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल रही हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मदर्स के अंदर वो गिल्ट आता है कि अच्छा मैं जाऊंगी तो 1.5 घंटा, क्योंकि सारे आना जाना, जिम जाना, कपड़े बदलना, उस सब में 2 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। तो यहाँ इस तरफ एक छोटी आपकी बात काट रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जिम जाना ही जरूरी है? क्योंकि अक्सर ख़वातीन के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, आप घर में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रही हूँ कि आप जो समझ रही है ना कि बाहर जाने से टाइम जो लगता है, जो गिल्ट एक मदर्स को होता है, उसका बहुत अच्छा तरीका है जो मैं मदर्स को भी समझाती हूँ। आपके पास टीवी है, उस पे यूट्यूब पे सब चीजें मौजूद है, चाहे आपको योगा करना है, बच्चों के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चे देखें मॉम कर रही है ताकि बच्चों में आदत हो। योगा है, एरोबिक्स है, जुम्बा है, एक्सरसाइजेस है, अपर बॉडी एक्सरसाइज है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स है, सब चीजें अवेलेबल है। आप अपने घर में कुछ थोड़े बहुत डंबल्स हो गया, डंबल्स ना भी हो तो पानी की बोतलें हो गया, वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं इसमें एम्फसाइज करूंगी। अच्छा, मैं जिम का जिक्र क्यों किया? कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आपके ट्रेनर मौजूद होने चाहिए ताकि आपको अनड्यू बैक पेन ना शुरू हो जाए, नी इंजरी ना हो जाए, ये चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं जिम में मैंने चीजें एक्सरसाइज सीखी हुई हैं, अगर आप प्लान को प्रॉपर पोजीशनिंग से नहीं करेंगे, आपको नेक पेन हो सकती है, आपको बैक पेन भी हो सकती है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है तमाम चीज़ों को हमें स्लो एंड स्टडी लेके जाना चाहिए। सॉरी, हम आपकी बात बड़ा काट रहा हूँ, हमने एक ब्रेक पे जाना है, हमने ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अमूमन ये चीज़ें जो आप घर में वीडियोस देख के आप अपने बच्चों को भी साथ इंगेज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन ये वीडियोस बहुत सारी हेल्पफुल होती हैं। हम आपसे नाज़रीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, फिर आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलता रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आ रहा होगा। डॉक्टर नाज़िश अफ़ान हमारे साथ हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि मैं ओवरवेलम हो रही हूँ। और मुझे लग रहा है हमारे शो का टाइम बिल्कुल भी जो है ना वो छोटा सा हो गया, सिमट गया है। हमें बहुत सारा टाइम चाहिए इनसे बहुत सी बातें करने का, और मैं डेफिनेटली इनके साथ एक जो है ना अगला शो भी करूँगी। और नाजरीन जो है ना हमारे जो स्टूडियो के किचन में हैं, हमारे साथ मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी बना रही हैं शाजिया। उनसे पूछते हैं कि उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। हाँ जी, शम्सा, मैंने ये पनीर को और किडनी बीन्स को मैश करके इनको मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डालने हैं, एक हरी मिर्च बारीक काट के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और इसको मिक्स कर लिया है। अब ये जो है कॉर्न है, इसको मैं हल्का सा सौते करके इसके अंदर मिक्स करूँगी। ये कर्ड था, हंग कर्ड, उसके अंदर कैबेज है और थोड़ा सा धनिया है और कॉर्न जाएगा, और ये इसकी फिलिंग या टॉपिंग कह लें वो बनेगी। इसको हम यूं करके हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके ऊपर जो है लगा के इसको प्रेस करेंगे और वो बिल्कुल इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी। जैसे इसके लुक से लग नहीं रहा कि ये वेजिटेरियन है। आप इसको इजीली बच्चों को डॉज कर सकते हैं। यही तो मैंने कहा था कि ये ट्विस्ट है। बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें। हमारे साथ जनाब डॉक्टर नाज़िश साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कॉल्स भी ऑन है, अगर कोई लाइव कॉल के थ्रू शामिल होना चाहता है तो वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे होम मेकर्स की, ख़वातीन की जो फुल टाइम घर में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन उनकी एक्सरसाइज के हवाले से, इसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ, और वो ख़वातीन जो प्रोफेशनली भी काम करती हैं और उसके साथ साथ घर को भी मेंटेन करना होता है, उनकी मेंटल हेल्थ, दोनों मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? सही है, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हमारी लाइफ इज टू फास्ट पेस, और इस फास्ट पेस में यकीन माने एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, एक दूसरे के क्या अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बिल्कुल बिल्कुल। काफी काफी दिन गुजर जाते हैं, जरूरत की चीज लेनी होती है वो भी नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत असर करता है। अच्छा, जहां तक बात आती है माँ बाप के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन, मियाँ बीवी के साथ रिलेशन, अगर मैं रेट करूँ ना तो मियाँ बीवी का रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, लाइक अ टीम है, तो फिर आपका घर खुश और फ्लरिश करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि टीम के जो टू इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनकी आपस में ना हो और आपस में घर हमारा सुकून से रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम पे भी बड़े ही सुकून से फोकस कर सके, जरूरी है कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यकीन मानिए डुएबल है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। अच्छा, डुएबल से क्या मुराद है कि छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम ख्याल रखें कि आप दिन में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली साथ बैठे लेकिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो कि हम तो 2 घंटे से मतलब तो साथ आज बैठे घर का हैं। कल्चर ये बन गया कि हम घरों में फैमिलीज में जब इकट्ठे बैठते हैं तो हम बैठे साथ साथ होते हैं, लेकिन हम अपने अपनी सोशल मीडिया पे, अपने अपनी डिवाइसेस पे मसरूफ होते हैं। इवन आप ऐसा फिजिकली ही है, साथ ऐसा भी ही। बैठे हो लेकिन आपका ध्यान, आपकी अटेंशन वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, मैंने इसका एक और जुगाड़ निकाला है डॉक्टर नाज़िश कि अगर ठीक है जी। ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स का उसमें गुम रहने का ज़माना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अक्सर फ़ोन पे अगर हूँ और हम एक ही कमरे में बैठे हैं, मुझे कोई बात कहनी या सुननी है, क्योंकि वो मेरे पार्टनर भी और मेरे हस्बैंड भी अगर फ़ोन पे हैं, बच्चे भी फ़ोन पे हैं, तो मैं उन सबको टेक्स्ट मैसेजेस कर रही होती हूँ और फिर मैं वहाँ पे बात कर रही होती हूँ। अगर दिस इज़ हाउ इट इज़, अगर यही तरीका है तो फिर वहाँ पे बात कर लें, लेकिन राब्ता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी जी, अच्छा, आप क्या इसमें जो कहती हैं? चीज बिल्कुल आपस में कनेक्टेड रहे, क्योंकि ये आजकल हमारा है, लेकिन जब मियाँ बीवी बैठे हो तो आप कोशिश करें फोन साइड पे रखें और अपने दिल की बात करें। वो आपको बताएं, आप उनको बताएं, और दिस इज म्यूचुअल। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हस्बैंड वाइफ में अक्सर कोई ना कोई ऐसी कोई तल्ख बात हो जाती है। बात को लंबा ना घसीटे, उसको देयर एंड देन खत्म करें, माफ करें, ईगो को दरमियान में ना लाने दें। किसी को पहले आई एम सॉरी कह देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये किसी भी रिलेशनशिप में इट इज द गोल्डन रूल। अपने कमाल ईगो को के, साइड वेरी पे गुड। रख के लड़ाई खत्म करें, आई एम सॉरी करें, उसको आई लव यू करें और हग करें, बात खत्म करें। अच्छा, एक ये और चीज़ जो आपने कहा कि आप बहुत अमूमन टाइम इकट्ठा गुजारे हैं। आप जब इकट्ठे बैठते हैं तो अमूमन आपने देखा कोविड के ज़माने में बहुत सारी डिवोर्स की जो रेशियो थी बढ़ गई, जब मियाँ बीवी को ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा,
सोशल मीडिया के साथ साथ आप घर में जब थे तो उस वक्त आपकी ज़ाहिर तल कलामी और लड़ाई झगड़े ज़्यादा कॉमन हो गए, तो उसको आप किस तरह से बैलेंस करेंगे? और इसके साथ साथ जब आप फैमिली में इकट्ठे हैं और आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो फिर आपको कितना ज़रूरी है कि आप बैलेंस टाइम किस तरह सबके साथ टाइम गुजारें? अच्छा, बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैंने सारे काम एक साथ कर देने हैं। बैलेंस का मतलब है कि मैंने जो काम करना है उस पे फोकस होके करना है, उसको फुल ध्यान से करना है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक बात आती है बच्चों के साथ टाइम, मियाँ बीवी ने बच्चों को टाइम देना है तो बच्चों पे फोकस करें। अगर आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है तो एक दूसरे के ऊपर फोकस करें। अगर वालिदैन साथ हैं, सब साथ हैं और कोई अच्छी गुफ्तगू हो रही है तो उस गुफ्तगू में फुल शामिल हो और अपना एक ऐसा इनपुट दे जो बच्चों पे और सब पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जहां बात आती है कि क्वालिटी टाइम की, अच्छा आप अगर, जहां तक बात आपने कह रहे हैं कि डाइवोर्स रेशो बढ़ गई कोविड के बाद, बात बिल्कुल ठीक है। आपने ना अपनी लाइफ को कंट्रोल में खुद लेकर आना है। आपने किसी और को अपनी लाइफ बर्बाद करने का मौका नहीं देना। ये चीज मैं हमेशा समझाती हूँ कि डोंट, यू शुड कंट्रोल योर ओन माइंड, योर माइंड शुड नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को समझाइए मेरा रिश्ता है और मैंने इसको लेके चलना है। अगर मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को या इस बात से तलखी आ रही है, मैं इस बात को अवॉइड करती हूँ। खामोशी सीखे कि खामोश हो जाए, बात छोड़ दें, आगे ना बढ़ाएं, तूल ना दें कि माने एक खामोशी से 100 सुख हो जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी टाइम में आप एक कोई मूवी नाइट स्पेंड कर ली, कहीं बच्चों के साथ एक पिकनिक प्लान कर लिया, बच्चों को उस चीज में एंगेज किया, हस्बैंड को उस चीज में एंगेज किया, आपकी ये ड्यूटीज है, आपने ये बनाना है, आपने ये पैक करना है, हमने यहाँ जाना है, टूर प्लान करें, बाहर निकले, एक दूसरे के साथ टाइम लें, हस्बैंड वाइफ कोई डेट नाइट जरूर निकालें, निकले हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा, जस्ट आप दोनों हो और निकले, अच्छी जगह खाना खाएं, रिलैक्स करें, कोई अच्छी ड्रिंक लें और वापस आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सोलो टाइम देना। अच्छा, इसमें जो वालिदैन हैं जो अक्सर घरों में पॉजिटिव रोल ये प्ले कर सकते हैं कि वो इंकरेज करें कि नहीं बच्चे हमारे पास है, आप रुक जाओ, जाओ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करो। ये बहुत जरूरी है कि हमारे माशरे में जो पेरेंट्स हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले करें मैरिड कपल्स के लिए, उनको टाइम दे, उनको स्पेस दें कि वो आपस में कनेक्ट हो सके। और हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादातर देखने में यही आता है कि पेरेंट्स जो है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ भी बच्चे जा रहे हैं हम उनके साथ जाएं, और बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि हम उन्हें, स्पेशली बच्चों में से मैं कहूँगी बेटे की, अगर बेटे के पेरेंट्स हैं तो उनकी ख्वाहिश होगी, बेटी है तो वो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश करेगी कि हम इनमें से, स्पेशली देखने में ये आया कि जब जॉइंट फैमिली या ससुराल में रह रहे हैं तो बेटे की ख्वाहिश होती है कि पेरेंट्स को साथ ही लेकर जाएं। अब वो आउट ऑफ कर्टिसी पूछ रहे हैं या वो रियली वांट टू टेक देम विद यू, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नाज़िर पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है, जैसा आप कह रही हैं कि उन्हें चाहिए कि वो भी क्वालिटी टाइम दें, प्रोवाइड करें अपने बच्चों को कि वो जाकर आपस में एक बॉन्ड को मज़ीद मजबूत करें, क्योंकि जब कपल की बॉन्ड मजबूत होगी ना तो उनके इर्द गिर्द सब जो रिश्ते जुड़े हैं, चाहे वो उनके बच्चे हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, फिर सिबलिंग्स हैं, वो सब रिश्ते हेल्दी होंगे। क्या और मैं ये भी डॉक्टर नाज़िर आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई एक ऐसी एडवाइस आप कपल को दें कि जो जिस चीज़ को वो पल्लू से बांध लें। हमारे यहाँ आजकल जो है ना डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यंग बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो खुद ही रिश्ते ढूंढने के लिए निकल गए हैं और उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है कि ये टिक करना, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, ये चाहिए। जो चीज़ें पहले एक ज़माने में पेरेंट्स देखा करते थे, बड़े बूढ़े इन्वॉल्व होते थे, आजकल वो खुद निकल गए हैं। तो इस सिलसिले में आप कोई एक ऐसी एडवाइस बच्चों को देना चाहें, कपल्स को देना चाहें कि वो एक चीज़ पकड़ लें तो ज़िंदगी जो है ना सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी? अच्छा, ये बड़ा ही आपका प्यारा सवाल है। अच्छा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कम्युनिकेशन। बात किया करें, एक दूसरे को एज्यूम नहीं करना कि इसने ये कहा तो इसका मतलब ये होगा, इसने मुझे सॉरी नहीं कहा इसका मतलब कि ये बहुत ही बेहिस इंसान है, इसने मुझे ये कह दिया तो इसका मतलब ये, नो, डोंट एज्यूम, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, बात करें। अच्छा, लड़कियां बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं और लड़के बहुत ही, उनको उनके जहन में भी नहीं होता जो लड़की के जहन में तूफान चल रहा होता है। तो प्लीज आपस में बात करें, कम्युनिकेट करें, रोज उससे पूछें तुम ठीक हो, कोई बात करनी है। और आपस में एक होता है ना कि ये डर नहीं होना चाहिए मैं उसको कुछ कहूंगी तो अचानक से भड़क उठेगा। नो, आपको पता है कि आप अपना शाम का टाइम फिक्स करके, यार ये हमारी बात का टाइम है, और उसमें आप अनवाइंड करें, आपको जो बात करनी है करें और रिलैक्स, रूल्स बनाए अपनी फैमिली में। मैं अपनी फ्रेंड्स और जो भी रिलेटिव्स, हमारी लड़कियों की शादियां होती हैं, मैं उनसे ही समझाती हूँ कि जिंदगी जब शुरू करो तो कुछ असूलों के साथ शुरू करो, जिनमें आप असूल ये होने चाहिए, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना,
जो बात कहनी Very है true. वो खुल के कहनी है। आपस में रात को कोई भी मसला हो सुलझा के सुनना है। एग्जैक्टली, अगले दैट इज दिन वेरी लाठी ट्रू कि लेके सबसे अच्छी नहीं बात कि आप उसको लिंगर ऑन ना करें, उसको ये ना करें कि आप कई निकलना। दिन इंतजार करते रहें कि वो पहले पहल करेगा या मैं वो पहल करूं। ये हाँ करेगा, बिल्कुल। और हाँ। दूसरी चीज़ कि आपने बच्चों को, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने मेक श्योर ये करना है कि आप कम्युनिकेट करें। जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो चीज़ें चलती रहती हैं, आप खुद ही एज्यूम करते रहते हैं और चीज़ें और ख़राब होती रहती हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अमूमन मियाँ बीवी में अक्सर प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, जब चीज़ें आपकी ठीक नहीं चल रही होती हैं, मुश्किलात होती हैं और हम दूसरों को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, उसके पास ऐसे है, फ़लाँ का शोहर ऐसे है, फ़लाँ की बीवी ऐसे है, उनके घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उन चीज़ों को आप किस तरह से, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, मियाँ बीवी की क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और एक दूसरे की कितनी सपोर्ट बननी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को टॉन्ट करें कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुमने मेहनत नहीं की। हम किस तरह से उनकी सपोर्ट बन सकते हैं? अच्छा, मैं पिछला सवाल और इसका मिला के जवाब दूँगी। बड़ी आपने ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जो मेरे पॉइंट्स में शामिल था कि जब मुझसे कोई पूछता है, लड़कियाँ स्पेशली, कि हम शादी के टाइम क्या बात करें, क्या लिखें? अच्छा, मैं लड़कियों को अक्सर कहती हूँ कि जब आप शादी के लिए, मेरी बल्कि इस बारे में मैंने बल्कि वीडियो भी बनाई थी कि कौन-सी वो बातें हैं जो आपने अपने फ्यूचर स्पाउस से शादी से पहले करनी है। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्कशन, कि सही। आपने फाइनेंशियल डिस्कशन और आगे कैरियर्स कैसे लेके चलने हैं। लड़की के क्या गोल्स हैं, लड़की क्या चाहती है, लड़के के क्या गोल्स हैं, लड़का क्या चाहता है। अच्छा, फिर आपस में जब शादी हो जाती है तो अपने मिशंस, कैरियर्स, गोल्स को कैसे प्रैक्टिकली लेके चलना है। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है पैसा कमाना। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अर्निंग एंड पे होगा, कौन घर को देखेगा, और जो पैसा आएगा वो कैसे डिवाइड होगा। हमने फाइनेंसेस जो हैं वो घर के सेविंग्स में कितने डालने हैं, उसके बाद हमने घर के खर्चे के लिए इतने डालने हैं, बच्चों के लिए ये करना है, हमने आगे जो सेविंग्स है उससे आगे क्या बनाना है। ये अगर आप दोनों ने पहले एक प्लान चॉक आउट किया है तो मेरे ख्याल से कोई भी कपल ऐसा नहीं है जो ये आगे जाकर कहे कि यार ये तो हमको, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। क्योंकि आप दोनों के जहन में एक लाइफ का गोल है और उस गोल को लेके चलने के लिए आपने प्लान शुरू से बना लिया है। और देखें, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह ताला का हर प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा होता है। तो जो प्लान करें आगे अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह ताला विल ब्लेस इट इन हिज ओन वेज। बिल्कुल, और इसमें वो कोई जो शक ब्लेसिंग नहीं। वो प्लान होगा वो सबसे अच्छा होना है। बिल्कुल। बड़ी लेकिन प्लीज खूबसूरत बात की एक आपने, कॉलर कंपेयर हमारे बहुत मत साथ, करें। खूबसूरत। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। शुक्रिया। मैं हमेशा हमेशा देखती हूँ। पर ये जो आपने टॉपिक रखा हुआ है बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही बात है, मैं खुद अपने बेटे का रिश्ता देख रही हूँ और बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो लड़कियों का यही था, अब लड़कों का भी बहुत मुश्किल है। इतनी लंबी लिस्ट, इंसान नहीं देखते। भाई फोन पे बात करो, फोन पे ही बस। तो ये कोई इसी तरह कोई टॉपिक रखें कि बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच बहुत प्रोग्राम को शुक्रिया। शामिल होने का। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम दीन से हट जाते हैं ना, जब हमारी प्रायोरिटीज़ फ़र्क हो जाती है, जब हम दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं बजाय इससे कि हम उस शख्सियत को देखें कि उस शख्स में क्या क्या क्वालिटी है, हम देखते हैं कि उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, या हम अपनी डिमांड्स पहले ही रख देते हैं। हम बजाय इसके कि वो मियाँ बीवी पे छोड़ दें कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे डिसाइड करें, हमारी कोशिश होती है कि हम पहले से सारा कुछ एक एग्रीमेंट डिक्टेट करके सब कुछ तैयार करके रख दें। तो चीज़ें ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ऐसे नहीं चलती। आप क्या कहती है नाज़िर इसके बारे में? अच्छा, ये जो इन्होंने कंसर्न शेयर किया ये इतना ट्रू है और इतनी ये परेशानी की बात है आजकल। देखिए, अगर हम अपनी उन पुरानी बातों पे आ जाए जो हमारे दीन में भी है कि अर्ली मैरिज करें, आपके बच्चे बालिग होते हैं उनकी आप 100% शादी, जी। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपने बच्चों के जहन में, एक वो होता है टाइम जो बच्चे मेच्योर हो रहे होते हैं, बच्चों के जहन में कि तुम्हारा आगे लड़कियां फिर खुद सोचना शुरू करते हैं, लड़के भी अपने एक्सपेक्टेशंस बनाए थे, लड़की ऐसी हो तो ये दिखती हो, तो वो कैटरीना हो तो ये ऐसी हो, दिखने में ऐसी हो। और अच्छा, फिर लड़कियों की एक्सपेक्टेशन शुरू होती है, वो फिर आगे जाके जो मीट करना ना, बच्चों को पहले से ट्यून करें और उनकी अर्ली मैरिज की तरफ फोकस रहे। और ये मेरी बात है, शुरू से आप अपने बच्चों के जहन में रखें कि इनकी मैंने अकेला बालिग होते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ये कंडीशन शादी के टाइम होनी चाहिए कि ये आगे जाके, जो मैंने आपसे बात की थी ना कि लड़के लड़के आपस में एक दूसरे के गोल डिसाइड करें कि हमने आगे जाके अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैंने मास्टर्स करना है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मैंने ये करना है, वो करें, आगे जाके करें। एंड यू एज पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम। आगे उनके बच्चे होंगे, चीजें होंगी, उनके बच्चों को हेल्प आउट करें ताकि वो माँ बाप पढ़े, कुछ ग्रो करें, मिल के ग्रो करें।
अच्छा, अब वो बात तो है आगे कि वो तो हो गया। जो अभी करंट सिचुएशन है कि हाँ, अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड। इसमें वही बात है, इंसान देखें, बाहर की खूबसूरती एक अलग चीज है, अंदर की खूबसूरती असल में वो चीज है। अगर आपको अच्छे शरीफ नेक लोग मिल रहे हैं तो अल्लाह का नाम लें। आगे ये देखना कि उनकी फाइनेंशियल वर्थ कितनी है, वो हमें क्या देंगे, वो कैसे सपोर्ट करेंगे। नो डाउट पेरेंट्स ये चीजें लड़कियों के देखते हैं कि हम जिस घर में लड़की दे रहे हैं तो कुछ बेसिक्स देखनी चाहिए कि यार एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो, लड़के को कमाना आता हो, पढ़ा लिखा हो, माँ बाप अच्छे सुलझे में हो, शरीफ खानदान हो। ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज इनको अनरियलिस्टिक हद तक ना लेके जाएं। ये अपने बच्चों को भी काउंसलिंग करें। पेरेंट्स का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल है। कुछ मेरे पास बहुत से डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, लड़कियां अपनी परेशानियां बताती है कि हमारी एज निकल रही है लेकिन हमारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं हो रही, और कहती है हम लड़की होते हुए हम ये बात मुंह से कैसे कहें कि हमारी उम्र निकल रही है और आप में हमारी शादी नहीं करी। हर लड़के में कीड़ा, हर रिश्ते में कीड़ा, किस परफेक्शन को देख रही है। वो इतनी बेचारी फ्रस्ट्रेट हुई होती है कि उनकी सारी कोलीग्स की शादी हो चुकी होती है। अच्छा, फिर एक लड़की ने इतनी मुझे मेरा दिल दुख गया सुनकर, उसने बात की कि ये उसने मुझे खुद कहा कि आपने इस पे शो करना है इस टॉपिक पे, और वो मैं अलग से भी मेरी इस पे वीडियो आ रही है जी। उसने कहा कि मेरी भाभियां हैं, मेरे भाई हैं, दे आर हैप्पीली मैरिड, मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर उम्रे में जा रही है, भाइयों के साथ जा रही है, और जब मेरे रिश्ते की बात आती है तो बात गोल हो जाती है कि अच्छा मिलेगा तो देखा जाएगा। कहती मैं घर में लिटरली अकेली होती, मेरे भाई भाभी कहती माशाल्लाह अल्लाह मियां उनको खुश रखे, वो खुश हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मेरी मामा इबादतें कर रही हैं, सब कर रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन वेयर इज मी, मेरा और कौन सबसे पहले सोचेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मैं आपकी लड़की औलाद होते जो है वो एक और बहुत बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ख़ुसूसन बड़ी बेटियों की responsibility शादियाँ है। करना। आप तमाम उम्रें, तमाम दुआएं, तमाम बिल्कुल। इबादत करें, लेकिन एक बहुत बड़ी, और आपने सबसे अच्छी जो बात की ना कि आप अर्ली मैरिजेस को प्रेफर करें, वजह इसके कि आप गर्लफ्रेंड्स यहाँ पे आप स्पेशल जो वेस्टर्न कल्चर है, आप 15, 16, 17 साल के बच्चों को देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन आप उनको शादी की नहीं कहते, आप कहते हैं जी पढ़ रहे हैं, अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं। वो तमाम चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती रहेंगी, लेकिन अर्ली मैरिजेस को हमें प्रेफर करना चाहिए। यस यस यस, और ये पेरेंट्स का रोल है। ये जो तमाम पेरेंट्स जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद रखते हैं, लड़कियों को समझाते हैं, उनको उनकी सीधी सी बात है, उनकी उम्र निकाल, लड़के हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, लड़का कंसल्टेंट बन गया 40 उम्र तक निकल गया अनमैरिड बैठ। एग्जैक्टली और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये आपके तरबियत के साथ कनेक्टेड है। आप बच्चों के आप वो तमाम चीज़ें हाईलाइट करें कि लड़के में यही खसूसियत होनी चाहिए, लड़की में ये ऐसे देखने में ऐसी हो, एजुकेशन ये हो, बिहेवियर ऐसा हो, तमाम चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन शादी जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ भी है, दोनों को मियाँ बीवी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और वो करना चाहिए, और वो दोनों पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं, जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़का चाहता होगा ऐसे हो, लड़की चाहती होगी डिफरेंट तरीके से, लेकिन आपको दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मुझे लगता है ज़ैन आजकल क्या हो गया कि सोसाइटी ना, हम जिस फेज़ में है ना, बड़े कंफ्यूज हैं हम, स्पेशली जो एशियंस हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये नहीं समझ आ रही कि रिश्ता हमने देखना है या हमने अलाउ करना है अपने बच्चों को कि वो चूज़ करें। अब हम, ये बड़ा डायलेमा सा है कि जो है ना, बड़ा मॉडर्न ट्रेंड आ गया है कि बच्चे खुद चूज़ करेंगे, बच्चों को भी मिलना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए। डेफिनेटली हमारे रिलीजन में भी है कि ज़रूर जो है ना, बच्चा बच्ची एक दूसरे से मुलाकात ज़रूर करें, देखें ज़रूर, मिलें, जानें। लेकिन अगेन वही बात है, मैंने कई जो है ना मदर्स से आजकल सुना कि बेटे बैठे हुए हैं और जो है ना पेरेंट्स आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, जब पूछें कि हाँ जी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो कहेंगे ये खुद देखेंगे, खुद ढूंढेंगे। और ये वो वाली फैमिलीज़ हैं जो बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत जो है ना कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं। अगर उनमें भी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा या बच्ची खुद देखेंगे, तो फिर और इसमें क्या होता है कि बच्चे की उम्र 30 चलेगी, 35 चलेगी, ये तभी होता है जब एज ज़्यादा हो जाती है। जब आप जी। 18, 19, 20 साल की उम्र में होते हैं ना, तो उस वक्त बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त आपको पता होता है उनकी शायद मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि ये खुद ये डिसीजन कर सकें, इसलिए उस वक्त पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप 25, 30, 35,
40 साल तक छोड़ देंगे तो फिर तो आपकी अपनी इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगी, आप बच्चों के ऊपर ही छोड़ देंगे कि ये खुद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन इसीलिए हमें अर्ली मैरिजेस को बेहतर करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि हमें अर्ली मैरिजेस को प्रेफर करना चाहिए ताकि बच्चों को उस मौके पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका शादी इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करनी है? आप अर्ली मैरिजेस के हवाले से क्या समझती हैं, क्या बेहतर है? और ख़ुसूसन जब आप एज ए माँ अपने बच्चे की, बेटे या बेटी की शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं तो आप क्या खसूसियात देखती हैं? मेरे ख्याल में आप मुनासिब एज यही है 20 से 25-27 के दरमियान शादी हो जानी चाहिए, लड़की हो या लड़का, क्योंकि उस वक्त तक मोस्टली आप अपनी तालीम भी पूरी कर चुके होते हैं, ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सेटल हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, और ना ही आप इतने अपने आप को वो समझ रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि मैं अब सारे डिसीजन खुद ले लूँ, और ना ही पूरे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करना चाहिए, और जिसमें बच्चे को भी पता हो कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, और पेरेंट्स जो हैं वो भी उसको साथ लेके चलें, पेरेंट्स भी अपना इनपुट दें। इस बिल्कुल तरबियत का हिस्सा है कि आप हम बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, बच्चों को डिसीजन लेना सिखाएं। हमारे कल्चर में ही हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए एज ए पेरेंट कि हमने किस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप छोटी उम्र से उनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखानी है, ताकि बच्चे जब 18, 19, 20, 21, 22, 25 साल के हो तो उनको पता हो कि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़के की नहीं है या सिर्फ लड़की की नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो, क्योंकि उन्होंने आगे आगे घर लेके चलना है, उन्होंने आगे औलाद की तरबियत करनी है, उनको पता हो कि हमारे माँ बाप ने हमारी क्या तरबियत की थी। हम छोटी छोटी चीज़ें, हम अमूमन जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो ईद के बाद एक फैमिलीज़ का नॉर्मली ट्रेंड होता है वो कब्रिस्तान जाते हैं, अपने जो बुजुर्गान हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो ये एक पेरेंट्स का सिखाया हुआ तरीका होता है। जब मैं ईद से अभी वापस आता तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को साथ लेके गया कब्रिस्तान, ताकि उनके जहन में उनको ये तरीका पता हो कि मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया तो मैंने भी ये करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो आप घरों में करते हैं वो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है वही आगे आप ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है, ये आप अर्ली एज से सिखाएंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी। ये नहीं हो सकता कि मैंने आज ये प्रोग्राम देखा है तो आज ही मैं समझूँ कि मैंने बच्चों को कुछ सिखाना और मेरे बच्चे कंप्लीटली बदल जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बहुत आपने मजे की बात की है। वाकई मेक श्योर कि आपके गोल्स जो है ना वो छोटे छोटे गोल्स हो और उनको आप इंसेंटिव भी दें। आप ये मत समझे कि आज से बस मैंने फुल एक्सरसाइज करनी है, मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। आज ही मैंने अपने बच्चों के चिप्स पापड़ बंद कर देने हैं, उनको हाई प्रोटीन मील देना है, मैंने उनको हाई कैल्शियम चीजें देनी है। एक साथ नहीं होता, बच्चों को भी समझाना है और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चीज माइंड में बना लें थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन आप उसको करें। वो आपको कहते हैं ना कि कतरा पानी का गिरता है पत्थर पर, एंड में उसमें वो सुराख हो ही जाता है। वो पत्थर में ये रूल होता है। या बिल्कुल इंसान कहते हैं ना कि इंसान पहाड़ों से नहीं ठोकर खाता, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। तो छोटी छोटी चीजें जो है उनको आपका एहसास ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो यही जो बात है ना कि बच्चों के आप गोल्स अपने लिए और बच्चों के लिए रियलिस्टिक रखें। जो मेरी बात है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीबॉडी, वो हर चीज पे इम्प्लीमेंट होता है। जहां तक बात ये बच्चों की भी आती है, उसमें भी आप याद रखें जो बच्चे होते हैं ना, वो जब पैदा होते हैं यकीन माने एक ऐसा है कि एक मिनी सीसीटीवी कैमरा आपके घर में लग गया। बच्चा वो हर चीज रिफ्लेक्ट करता है एज ए जो वो पेरेंट देख को रहा है। स्पेशली एज ए रोल मॉडल देखता है। हमारे पास बिल्कुल वक्त की बहुत कमी है, 1-2 मिनट तक तकरीबन प्रोग्राम के बाकी रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक फाइनल पैगाम दें जो आप, क्योंकि आई एम श्योर कि जो सारी बातें गुफ्तगू हमने की वो लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी होंगे और हम अपनी ज़िंदगियों को इससे बेहतर भी करेंगे। लेकिन आप एक फ़ाइनल क्या पैगाम देना चाहती हैं पेरेंटिंग के हवाले से और मैरिज लाइफ के हवाले से? चले आपको पूजा में बंद करने के बराबर है, बातें तो बहुत ज्यादा है। बस आप मेक श्योर करें कि जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें, क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे प्रेजेंट मदर चाहते हैं, प्रेजेंट फादर चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मेरे पापा हैं, वो ये हैं, वो ये है। आपका मौजूद होना घर में उनकी तरबियत के लिए उनको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाउस हेल्प या कोई भी हेल्प हम ले लेते हैं, लेकिन जो चीज वालिदैन खुद कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और अगर आप हस्बैंड वाइफ एक अच्छी टीम है
तो आपके बच्चे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बॉन्ड ठीक है। उनका आप सही। बहुत शुक्रिया, सही, बेहतरीन सही, मैसेज आपका बहुत कि शुक्रिया। आप फिजिकली प्रेजेंट होने के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट हो। जी। शाजिया, आपकी डिश तैयार हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो गई है। साथ में मैंने ये समर सैलड भी बनाया है जिसमें सारी ग्रीन्स हैं, थोड़ी सी रेडिश है, थोड़ा सा कॉर्न है और इसको ड्रिज़ल किया है उसके साथ लेमन जूस के साथ। कोशिश करें कि जो सीजनिंग जो है वो ज़्यादा ना इस पे डाली जाए ताकि इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा हों। लेमन ज़रूर यूज़ करें क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करता है इसकी आयरन की। और साथ में ये टाकोस भी तैयार हैं। अगर आपको थोड़े से क्रिस्पी पसंद है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, जैसे ये वाला मैंने क्रिस्पी थोड़ा सा किया है। अगर सॉफ्ट शेल जबरदस्त। पसंद है तो वो देखिए, ये वाह, बेहतरीन तरीका है बच्चों को डॉज मज़ेदार। करने के लिए। अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो हेल्दी मील खाएं, थोड़ा सा मीट से हटके वेजिटेबल्स भी बिल्कुल। खाएं, तो ये बेहतरीन डिश है और बड़ी क्विक डिश है। आप जी। घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश का। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी जामिया गुफ्तगू थी जो हम अपनी ज़िंदगी में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी हम बिल्कुल। अहम इकदाम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।